नमस्कार छात्रों। आज के ई कंटेंट का विषय प्रेमचंद की वह आखिरी रचना गोदान है, जिसे यूजी, पीजी और नेट के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। सोजे वतन से अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आखिरी रचना गोदान है। 1936 में इसे प्रेस में देकर प्रेमचंद जब लौटे तो प्रकाशित होने के बाद उन्हें इस रचना को देखने का सुअवसर प्राप्त नहीं हो सका। कई बार हमसे सवाल छात्र पूछते हैं कि सर, इस रचना से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, मैं बार बार दोहरा चुका हूं और अपने छात्रों को बता चुका हूं कि किसी भी प्रश्न को मत पढ़ो। किसी रचना से किसी खास सवाल को मत तैयार करो। उससे बेहतर यह होगा कि उस रचना को ही समग्रता में समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छात्र जिस प्रश्न को तैयार करके परीक्षा में जाते हैं वह प्रश्न नहीं आता है और ऐसे में छात्र उस सवाल को छोड़कर चले आते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि जैसे ही आप रचना को समग्रता में समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें कई सवाल आ जाते हैं। अब गोदान में चलने से पहले मैं दो तीन बातों की ओर संकेत कर दूं कि आखिर यह रचना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और रचना महत्वपूर्ण होती कैसे है। लियो टॉल्स्टॉय से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछा कि महान रचना आप किसको मानते हैं। लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि महान रचना वह होती है जो अधिक से अधिक लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है। एक बार विदेश का एक व्यक्ति भारत में आया तो उसने एक व्यक्ति से पूछा कि मैं भारत के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। तो उस आदमी ने उसे सुझाव दिया कि रीड गोदान। आप गोदान को पढ़ लें तो भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और यहां तक कि राजनीतिक ताने बाने को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मित्रों, गोदान प्रेमचंद की वह प्रौढ़तम रचना है जिसमें प्रेमचंद कभी भी अपने पात्रों के साथ छेड़छाड़ या फुसफुसाते हुए नजर नहीं आते, बल्कि वे नेपथ्य में चले जाते हैं। डॉक्टर रामविलास जी ने लिखा है कि गोदान से पहले सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि कई ऐसी रचनाएं उनकी हैं जिसमें प्रेमचंद अपने पात्रों के साथ फुसफुसाते हुए नजर आते हैं। प्रेमचंद ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जिन दिनों मैं होरी की रचना कर रहा था मुझे यह बात नहीं मालूम थी कि कुछ ही दिनों के बाद होरी मेरे हाथों से या मेरी उंगलियों के पोरों से छिटक कर हमसे दूर जा खड़ा होगा और हमसे कद्दावर हो जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि जो प्रेमचंद चाहते हैं वह होरी नहीं कहता, जो होरी कहता है वही प्रेमचंद देखते हैं। यही कारण है कि यह रचना
रचनाकार के किसी भी आग्रह, दुराग्रह और पूर्वाग्रह से मुक्त है। और यह रचना औपन्यासिक जगत में मुंशी प्रेमचंद की सर्वाधिक चर्चित रचना है, जिसे अभी तक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा गया। पर्सी लबॉक ने कहा है कि शिल्प दो प्रकार के होते हैं, एक दृश्यात्मक और दूसरा परिदृश्यात्मक, अर्थात एक सीनिक और दूसरा पैनोरमिक। इसको ऐसे समझें कि प्रेमचंद के हाथ में दो कैमरे हैं, एक शॉर्ट रेंज के और एक लॉन्ग रेंज के। जो शॉर्ट रेंज के कैमरे हैं वो दृश्यात्मक घटनाओं का वर्णन करते हैं, और जो लॉन्ग रेंज के कैमरे हैं वो परिदृश्यात्मक घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। रचना कुछ इस तरह शुरू होती है। धनिया बैलों को सानी पानी करके गोबर पाथ रही है। रूपा और सोना खेल रहे हैं और होरी सुबह से ही राय साहब से मिलने जाने के लिए बेलारी से सिमरी धूम मचाए हुए है। जाने से पहले धनिया कहती है, अरे कुछ रस पानी तो कर लो। तब होरी कहता है कि हे भाग्यवान, तुझे रस पानी की पड़ी है और मुझे डर है कि अबेर हो गया तो मालिक से भेंट नहीं होगी। अरे यह तो मिलने जुलने का प्रसाद है जो अभी तक जान बची हुई है। इस गांव में किसके ऊपर कुड़की नहीं आई। इसलिए अगर किसी की गर्दन किसी के जुए के नीचे दबी हो तो उसके तलवे सहलाने में ही फायदे हैं। गोदान की शुरुआत कुछ इन्हीं पंक्तियों से होती है। इसका मतलब है कि गोदान का जो शिल्प है वह द्वंद्वात्मक शिल्प है, दृश्यात्मक, परिदृश्यात्मक। जो शैली है वो समांतर शैली है। ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति। कई लोगों ने कहा कि गोदान में जो ग्रामीण संस्कृति है उस संस्कृति में शहरी संस्कृति की छेड़छाड़ है, या शहरी संस्कृति ने ग्रामीण संस्कृति में हस्तक्षेप की है। कई ऐसे आलोचक हैं, लेकिन कई लोगों ने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा कि नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां आज भी 70% जनता गांवों में रहती है और होरी उन्हीं 70% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए होरी इस रचना का नायक है। सवाल लड़के हमसे पूछते हैं कि सर इसके कथ्य और शिल्प से इतर कभी कभी और कभी कभी क्या बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि गोदान एक कृषि जीवन का त्रासद महाकाव्य है। जाहिर सी बात है, कृषि जीवन का महाकाव्य तो है ही, लेकिन मित्रों इसमें दो शब्द हैं, त्रासद और महाकाव्य। साहित्य की परिभाषा में अगर देखें तो हमें समझना होगा कि त्रासदी किसको कहते हैं और कामदीय किसको कहते हैं। इट मीन्स व्हाट इज ट्रेजेडी एंड व्हाट इज कॉमेडी। त्रासद उसको कहते हैं जिसमें नायक
या नायिका जो उस रचना की मुख्य भूमिका में हो, उसकी मौत हो जाए। द डेथ ऑफ हीरो और हीरोइन, विच एवर इन द सेंट्रल रोल, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उस रचना को हम त्रासद रचना कहते हैं। और महाकाव्य के जो लक्षण हैं कि इसमें विशाल फलक होना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का प्रातिनिधिक चित्रण होना चाहिए, धीरोदात्त नायक होना चाहिए, लोक मंगल का भाव होना चाहिए, उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए, सधे हुए शिल्प होने चाहिए और शैली महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इन तमाम चीजों को देखने के बाद जब हम गोदान को देखते हैं तो पाते हैं कि हुरी हिंदुस्तान की 70% जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऐसा ग्रामीण सीमांत किसान है जिसके जीवन की 2-3 छोटी छोटी इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है कि दरवाजे पर एक गाय हो। ग्रामीण जीवन में हर कोई मानवेतर प्राणियों को पालता ही है। यह एक बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। अगर एक भारतीय सीमांत किसान यह इच्छा पालता है कि दरवाजे पर एक गाय हो तो यह बहुत बड़ी इच्छा नहीं मानी जा सकती। दूसरी इच्छा है कि रूपा और सोना का मर्जाद के साथ विवाह करें, अनमेल विवाह न करना पड़े। और तीसरी इच्छा है कि चाहे एक कट्ठे का ही सही, लेकिन जीवन में सीमांती किसान मार्जिनल फार्मर ही बनकर रह जाए या रहें, मजदूर न बन जाए। मित्रों, रामविलास जी ने लिखा है कि गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। हम बचपन से भारतीय किसान पर लेख लिखते आए हैं जिसमें यह पंक्ति तो जरूर ही लिखते थे कि भारतीय किसान ऋण में ही जन्म लेता है, ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। होरी 30 रुपये सहुवाइन से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अलंबरदार है लोग, उससे ऋण ले चुका है। 30 के बदले वह 100 चुका है, लेकिन 30 अभी भी मूलधन बने हुए हैं। इसका मतलब यह जो गला दबाती हुई जो महाजनी व्यवस्था है, इस पर प्रेमचंद ने करारा प्रहार किया है। होरी तो सिर्फ एक प्रतीक है। तो ये जो जीवन की 2-3 छोटी छोटी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं उसकी पूरी नहीं होती और ये इच्छाएं महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाती है। सुंदरिया कामधेनु बन जाती है, रूपा और सोना का अनमेल विवाह करना पड़ता है और अंततः होरी अपने जीवन में सीमांत किसान से मजदूर बन जाता है। शेक्सपियर की रचना है मैकबेथ। मैकबेथ में शेक्सपियर ने बहुत बेहतर लिखा है कि एम्बिशन इज अ वेरी गुड थिंग, बट ओवर एम्बिशन लीड्स टू ट्रेजेडी। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में आकांक्षा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वही आकांक्षा जब महत्वाकांक्षा में तब्दील हो जाती है तो हमें जीवन में त्रासद स्थिति की ओर जाना पड़ता है। होरी के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई। होरी मर्जाद पालता है। आप जब उस रचना को पढ़ेंगे तो छोटी छोटी चीजों के लिए वह झूठ भी बोलता है, जो एक भारतीय ग्रामीण किसान की एक साधारण सी उसकी विशेषता कही जा सकती है। अब हमें देखना होगा
कि यह महाकाव्य कैसे है। हिंदुस्तान के 70% जनता का स्वर अगर होरी इस रचना में रखता है तो इसका कथ्य तो बहुत ही विशाल है। समाज के सभी वर्गों का प्रातिनिधिक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। राय साहब सामंती वर्ग के प्रतिनिधि है, होरी 70% किसानी जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। होरी का बेटा गोबर आजादी के बाद उभर रहे उन नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है जो पारंपरिक मूल्यों को मानने से परहेज करता है। अगर गौर से औपन्यासिक यात्रा को या फिर बाद के साहित्य को देखेंगे तो आने वाले दिनों में मोहन भंडारी के महाभोज में जो विशेषण है या फिर नागार्जुन की कविता हरिजन गाथा में जो कलुआ है वह कहीं न कहीं उसी गोबर का नवीन संस्करण है। प्रेमचंद की दृष्टि इतनी साफ है। बड़ा रचनाकार वह होता है जिसकी दृष्टि बहुत ही साफ होती है। एक सवाल तो उठाया जा सकता है कि होरी अपने जमाने में वर्ग संघर्ष नहीं करता, लेकिन होरी का बेटा गोबर करता है। प्रेमचंद चाहकर भी होरी के जमाने में वर्ग संघर्ष की परिस्थितियों को नहीं रख सकते थे। इसलिए होरी और गोबर की जब बातचीत को आप सुने तो गोबर कहता है अपने पिता से कि सुनो, ये जो रोज रोज की सलामी ठोकने तुम जाते हो, ये काहे की सलामी? अरे बेटा तुम नहीं जानते हो, ये बड़े लोग हैं। अरे काहे के बड़े लोग? अरे बड़े लोग भगवान के घर से बन करके आते हैं। अरे भगवान के घर के मैं नहीं जानता हूं, दर्जनों मोटर कार रखे हुए हैं, इतने सारे कारकुन हैं, असामी हैं, मजे से सुराज भोग रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़े आदमी हैं, और आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं। अरे बेटा पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा काम नहीं किया तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वो पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किए होंगे तो आज अच्छे से जीवन गुजार रहे हैं। अरे क्या अच्छे से जीवन गुजार रहे हैं? दे दे, ले ले हमारी सारी जमीन और दे दे अपनी सारी सुविधाएं। एक दिन जेठ की दोपहरी में ऊख गोड़ना पड़ेगा ना तो सारी हेकड़ी दूर हो जाएगी। प्रेमचंद की दृष्टि देखिए कि वही गोबर जब तक गांव में रहता है तब तक मूल्यों से लैस रहता है। बस स्टैंड पर किसी पराई स्त्री को, उसके साथ होते हुए दुर्व्यवहार को देखकर वह किसी दूसरे आदमी को उठाकर पटक देता है। लेकिन पैसे कमाने के लिए जब शहर लखनऊ आता है, दो चार पैसे कमाने लगता है, खोपचे लगाने लगता है, महीन धोती पहनने लगता है, पंप शू पहनने लगता है, कुछ राजनीति के गुर सीखने लगा है, देर रात शराब पीकर अपने घर लौटता है और रोज झुनिया को पीटता है। प्रेमचंद कहना चाहते हैं कि जब तक वह गांव में था तब तक कोई ना कोई उसके जीवन में एक अभिभावकीय डोर थी। वह मूल्यों से लैस था, लेकिन जैसे ही उसे पूंजीवादी हवा लगी, जैसे ही उसने पूंजी का स्वाद चखा, एक एक करके उसके भीतर के सारे मानवीय मूल्य बाहर आ गए और गोबर से वह गोवर्धन तो जरूर हुआ, लेकिन उसके भीतर की तमाम वो सांस्कृतिक अस्मिता की जो दुनिया थी वो समाप्त हो गई। ये प्रेमचंद की दृष्टि है। इसलिए जो विशाल फलक है उसके बाद समाज के सभी वर्गों का जो प्रातिनिधिक चित्रण है, तो होरी ग्रामीण संस्कृति में जीने वाले 70% ग्रामीण व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। राय साहब सामंती जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोफेसर मेहता समाज के मध्यवर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मिस मालती, जो अभी अभी पढ़ लिखकर इंग्लैंड पलट डॉक्टर है। प्रेमचंद ने कहा है कि वह बाहर से तितली है लेकिन भीतर से मधुमक्खी है। मित्रों, उपन्यास की परिभाषा देते हुए ही प्रेमचंद ने कहा था कि यह मानव चरित्र का चित्र मात्र है। इट इज द कैरेक्टराइजेशन। उपन्यास की परिभाषा कई लोगों ने कई स्तरों पर दी, लेकिन प्रेमचंद ने स्पष्ट कर दिया कि जहां चरित्रों के चरित्र निर्माण की दुनिया निर्मित होती है उसे ही हम उपन्यास कहते हैं। अब वैसे उपन्यास की व्युत्पत्ति में उप जोड़ न्यास या उप जोड़ नी जोड़ अस जोड़ घई प्रत्यय, यानी समीप रखी हुई जो थाती है, उप मतलब समीप, न्यास मतलब थाती, यानी हमारे आसपास जो बिखरी हुई जिंदगी की जो धरोहर है उसे एक सूक्ष्म दृष्टि के साथ देखना, समझना, परखना और फिर उसे कुछ इस तरह से समाज में परोसना कि वह लगे कि यह तो मेरे साथ ही घट रहा है। इसलिए प्रेमचंद एक समाजवादी, यथार्थवादी उपन्यासकार है। प्रेमचंद के केंद्र में समाज। प्रोफेसर मेहता समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतीक है। मिस्टर खन्ना पूंजीपति वर्ग के प्रतीक है। मिर्जा खुर्शेद शहरी जीवन के प्रतीक है। धनिया एक पारंपरिक स्त्री जो कहती है कि कितना ही तन पेट केनो काटो, यह लगान बेबाक होने का नाम ही नहीं लेता। कम उम्र में ही वृद्धा सी दिखने वाली धनिया होरी के बारे में कहती है। जब होरी एक बार बीमार पड़ जाता है, दोनों में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, महीने भर से बोला चाली बंद है, तो धनिया कहती है, अरे काहे का बोला चाली बंद जी? इस दाढ़ीचार ने पूरे समाज के सामने मेरा पानी उतार दिया था, लेकिन जब अपना ही मर्द जब खटिया पर गिर गया तो कैसी लड़ाई? यह हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय ग्रामीण जीवन में नारी और पुरुष के बीच में जो साहचर्य का जो भाव है, प्रेमचंद ने उसको दिखाने की कोशिश की है। और महाकाव्य के एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है धीरोदात्त नायक। होरी को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि होरी जैसा दब्बू प्राणी डेढ़ पसली का व्यक्ति, बात बात में झूठ बोलने वाला आदमी, इसको प्रेमचंद ने नायकत्व कैसे सौंप दिया? और इतने बड़े उपन्यास का यह नायक कैसे हो गया? हमारे यहां तो दो ही नायक हुए, राम और कृष्ण, एक महाभारत के और एक रामायण के। तो न इसमें धीरता है, न वीरता है, न गंभीरता है। तो इस आधार पर इसे महाकाव्य कैसे कहा जा सकता है? महाकाव्यात्मक उपन्यास कैसे कहा जा सकता है? आखिर वो कौन सी बात है कि प्रेमचंद ने इसके हाथों में नायकत्व सौंप दिया? डॉक्टर रामविलास शर्मा की बातें याद आती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि आज हम खोजने भी चलेंगे तो राम और कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो हमें देखना होगा कि होरी जो एक साधारण प्राणी है, उस साधारण प्राणी में असाधारण बातें क्या है। जब अपना ही छोटा भाई हीरा जब सुंदरिया को विष देकर मार देता है तो उसे बचाने के लिए अपने घर को गिरवी तक रख देता है। उसके जेल जाने के बाद अपनी भावा पुनिया की खेती करता है। घर में जो भी रूखा सूखा बना हुआ होता है उसे रूपा और सोना के माध्यम से उसके हाथ भिजवा देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि एक साधारण व्यक्ति में जो असाधारण बातें हैं वही उसे नायकत्व तक ले जाती है।
होरी लू खाकर के बिस्तर पर गिर चुका है और वह बड़बड़ाते हुए कहता है कि कहां है मेरा लोटा, मेरी मिजई, मेरे जूते और मेरा सोटा, ये सब मेरी बीजे पताकाएं हैं। तब रामविलास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना प्रेमचंद और उनका युग में राम की शक्ति पूजा से इसकी तुलना करते हुए कि जिस तरह से राम की शक्ति पूजा में निराला ने कहा था कि वह एक और मन रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय, उसी तरह से होरी ने कहा कि कौन कहता है कि होरी अपने जीवन संग्राम में हार गया है। ये लोटा, ये डोरी, ये मिजई, ये जूते, ये सब मेरी विजय पताकाएं हैं। इसलिए वह एक और मन रहा होरी का जो नहीं थका, यानी होरी अपनी हार के कारण नहीं, अपने जीवन में संघर्षों के कारण जाना जाएगा। होरी का नायकत्व उसकी हार में नहीं, उसके संघर्षों में है, उसके दुर्धर्ष संघर्षों में है, उसकी अदम्य इच्छा शक्ति में है। यह सच है कि दरवाजे पर गाय नहीं आ पाती, बेटियों का अनमेल विवाह करना पड़ता है और अंततः वह एक सीमांत किसान से मजदूर बन जाता है। लेकिन होरी के भीतर संघर्ष करने की जो अदम्य इच्छा शक्ति है, वही उसे नायकत्व तक ले जाती है कि वह एक और मन रहा होरी का जो नहीं थका, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय। इसे रामविलास जी ने कहा कि यही उसकी धीरोदात्तता है, यही उसकी असाधारण क्वालिटी है जो उसे कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रचना के नायकत्व तक ले जाती है। तो एक तो यह सबसे बड़ी बात है कि अंततः होरी की मौत हो जाती है, और जो ये दाता दिन और माता दिन है, ये गोबर है और राय साहब, ये गोबर और होरी है। राय साहब अमरपाल सिंह है और उनके पुत्र हैं। इस बात को भी लेकर के सवाल पूछा जाता है कि गोदान दो पीढ़ियों की संघर्ष गाथा है, जिसमें वर्तमान की त्रासदी तो है ही, आने वाले दिनों की प्रसव वेदना भी है। ये दो पीढ़ियों की त्रासद गाथा के साथ साथ दो भिन्न संस्कृतियों की टकराहट के बारे में भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति। कभी कभी तो यहां तक पूछा जाता है कि शहरी संस्कृति ग्रामीण संस्कृति में हस्तक्षेप करती है। राय साहब अपने कारकुनों से, असामियों से, अंटी से पैसा निकालते हैं। राजनीति के ब्लैक शिप हैं, कांग्रेस की टिकट पर काउंसिल के मेंबर भी हो चुके हैं, एक आध बार जेल भी हो आए हैं। लेकिन राय साहब के बारे में कहा जाता है कि वे राजनीति के ब्लैक शिप हैं, काले भेड़िए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखें प्रेमचंद की गहरी दृष्टि कि हमारे देश में पूंजीवाद सामंतवाद की कब्र पर नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ मित्रों कि राय साहब की समाप्ति हो गई और तब मिस्टर खन्ना का उदय हुआ। हमारे देश में सामंतवाद और पूंजीवाद एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए आया। यह अलग बात है कि राय साहब जब तक गांव में रहते हैं, जब तक सेमरी में रहते हैं, तब तक वे अपने असामियों पर, कारकुनों पर हुकूमत जमाते रहते हैं। लेकिन वही जब वो शहर जाते हैं तो मिस्टर खन्ना के आगे पीछे करते रहते हैं। इसका मतलब कि प्रेमचंद ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था 1936 में कि आने वाले दिनों में समाज का जो स्वरूप होगा या फिर उपन्यास की जो दिशा होगी, वह समाजवादी यथार्थवादी नहीं होगी, बल्कि मनोविश्लेषणवादी होगी। और आगे चल करके जैनेन्द्र कुमार ने, अज्ञे ने और इलाचंद जोशी ने
औपन्यासिक मनोविश्लेषण वादी रचना को लिखकर कहीं न कहीं प्रेमचंद की इन बातों को साबित कर दिया। इसलिए प्रेमचंद को जब भी समझें, एक समाजशास्त्री है रॉबर्ट रेडफील्ड, मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने कहा कि भारत का जो अपना सामाजिक ताना बाना है वह गांव है और शहर है। इसका मतलब यह नहीं कि गांधी ने जो विलेज रिपब्लिक की बात की थी, गांव स्वायत्त हो सकते हैं, लेकिन गांव और शहर के बीच में एक अटूट रिश्ता है। उत्पादन का केंद्र है गांव, उपभोक्ता का केंद्र है शहर। किसान गांव में अपने सामानों को उपजाते हैं, उनके पास सामान है, खाद्यान्न के सामान है, लेकिन उन्हें पैसे की जरूरत है। शहर में जीने वाले लोग जिनके पास पैसे हैं लेकिन खाद्य सामग्री नहीं है, इसलिए गांव के लोग शहर आते हैं, अपने उत्पादों को बेचते हैं, शहर के लोग उसे खरीदते हैं और फिर वही किसान अपने गांव की ओर लौट जाता है। इसका मतलब है कि गांव की संस्कृति और शहर की संस्कृति दोनों के बीच में रॉबर्ट रेडफील्ड ने जिस तरह से रूरल और अर्बन को दोनों को मिलाकर एक रर्बन शब्द का निर्माण किया था, उसी रर्बन थ्योरी पर यह गोदान फिट बैठता है। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण संस्कृति में शहरी संस्कृति का हस्तक्षेप नहीं है। ये नदी के दो किनारे भले एक दूसरे को आपस में दिखते हो जो कभी नहीं मिलते, लेकिन ये नदी के वैसे दो किनारे हैं जिनके बीच से भारतीय संस्कृति की विशाल जलधारा प्रवाहित होती रहती है। इसलिए गोदान को समझने के लिए ठीक से समझने की कोशिश करें। ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, दोनों संस्कृति में अटूट सा रिश्ता, दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में सचेष्ट एवं अग्रसर, दोनों को कभी भी क्षतिग्रस्त नहीं करते। होरी जैसा सीमांत किसान आदमी जो 70% जनता का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है, कैसे वो धीरोदात्त नायक में तब्दील होता है। धीरोदात्त नायक का मतलब यहां यह है। एक और बात मैं बता दूं, एक बार प्रेमचंद के बारे में कहा गया कि प्रेमचंद को नारी मनोविज्ञान का पता नहीं है। रामविलास जी ने दो छोटे से उदाहरण दिए। गोबर की पत्नी का नाम है झुनिया, वह गांव में दही बेचने जाती है। गांव में जो चौखट पर बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, जो नौजवान होते हैं, कहीं ना कहीं झुनिया को देखने के बाद अपनी हथेलियों को खुजलाने लगते हैं। झुनिया कहती है कि तुम्हारी हथेलियों की खुजलाहट को मैं बखूबी समझती हूं, सरबस दोगे तो सरबस पाओगे। चूंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सरबस का मतलब वह समझती है। वहीं इंग्लैंड प्लट डॉक्टर मिस मालती और प्रोफेसर मेहता में जब बातचीत होती है और प्रेम का वार्तालाप होता है, तो मिस मालती कहती है कि सर्वस्व दोगे तो सर्वस्व पाओगे। अब आप ही बताइए कि सर्वस्व और सर्वस्व में सिर्फ अपभ्रंश और तत्सम का अंतर है, सिर्फ तत्सम और तद्भव का अंतर है, भाव का कोई अंतर नहीं। सर्वस्व के माध्यम से भी झुनिया उसी सर्वस्व को रेखांकित करती है और सर्वस्व के माध्यम से मिस मालती पढ़ी लिखी। जैसे एक दूसरा उदाहरण कि राय साहब के यहां जो मर्यादा है वही होरी के यहां मर्जाद है। इसलिए शब्दों की हेराफेरी हो सकती है, लेकिन यह कहना कि प्रेमचंद को नारी मनोविज्ञान का पता नहीं था। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को अब समाप्त कर रहा हूं कि होरी इसका नायक है। गोबर का स्वर बिल्कुल अलग है। यह एक कृषि जीवन का त्रासद महाकाव्य है, जिसमें वर्तमान की त्रासदी तो है ही, आने वाले दिनों की प्रसव वेदना भी है।
समांतर शिल्प है और इसकी जो शैली है वह है ग्रामीण संस्कृति और शहरी संस्कृति के बीच की हस्तक्षेप की दुनिया नहीं है, बल्कि उसे कहीं न कहीं और भी मजबूती प्रदान करने वाली भारतीय संस्कृति की वह धरोहर है जो हमारी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक को विकसित करती है। इसलिए प्रेमचंद की दृष्टि बेहद उन्नत और बेहद मारक और एक एक घटना को बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने वाली है। इसलिए गोदान प्रेमचंद को या फिर उपन्यास जगत को या फिर आने वाले दिनों में अगर उपन्यास की दुनिया को कहीं ना कहीं याद किया जाएगा तो जिस तरह से रिचर्डसन, स्मॉलिट और फील्डिंग ने ब्रिटेन में नोवेल की शुरुआत की, हमारे देश में भी आप कह सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के ज़माने और प्रेमचंद के बाद की दुनिया को अगर औपन्यासिक जगत में अगर केंद्र में किसी को रखना होगा तो हम मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट को ही रखना होगा।